आज की बात। स्वागत। इस समय हम आपको बताते हैं आज की बात में आज का विषय जो हमने चुना है आज के लिए, वो विषय है कि कैसे लोक भाषा को बुद्ध धम्म ने अपने प्रचार की भाषा बना ली और फिर उसी भाषा को पूरी दुनिया में स्थापित भी कर दिया एक धम्म लिपि के रूप में। तो आइए ज़रा इसको समझते हैं। आप देखिए कि बुद्ध धम्म या फिर इसके शास्ता तथागत बुद्ध एकमात्र ऐसे प्रचारक है जिन्होंने अभिजात वर्ग की भाषा को छोड़कर, मतलब जो प्रस्थापित वर्ग होता है उसकी अपनी जो भाषा होती है, उसकी अपनी जो बोली होती है, उसको छोड़कर तथागत बुद्ध ने उस बोली को अपनाया, उस लोक भाषा को अपनाया जो उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में तथागत बुद्ध का प्रादुर्भाव होता है, मतलब आज का उत्तरी भारत, उस भारत की जो अपनी भाषा थी मगध की, जिसे लोग मागधी भी कहते थे, बाद में वो पाली के नाम में विकसित हो गई। तो इसी भाषा में तथागत बुद्ध ने अपने धम्म का प्रचार किया, अपने वचनों का प्रचार किया, अपनी शिक्षाएं दी। और ये शिक्षाएं इस तरह से दी कि ये भाषा जन जन की भाषा बन गई। मतलब जो उत्तर भारत की भाषा थी वो सब तरफ फैलने लगी। आज भी आप देखिए कि जहाँ जहाँ हिंदी भाषा बोलने वाले जो लोग हैं उनकी भाषा को देखिए, आप देखेंगे कि उस पर पाली भाषा का प्रभाव मिलता है। तो ये इस तरह से जो लोक भाषा के प्रति जो प्रेम है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? तो देखिए, तथागत बुद्ध अपने शिष्यों को यानी कि भिक्षु संघ को ये बात ज़रूर समझाते थे कि भिक्षु, तुम जहाँ भी जाओ और ये बात जब लोगों को समझाओ तो ज़रूर उनकी अपनी भाषा में समझाओ, जो जहाँ की लोक भाषा है। मतलब भाषा के उस स्थिति के प्रति कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, कोई आग्रह नहीं होना चाहिए कि यही भाषा हो, इसी भाषा में उसको समझाया जाए। तो देखिए कि जहाँ जहाँ पर बुद्ध धम्म गया वहाँ वहाँ पर उसने अपनी भाषा के साथ, मतलब जिसमें वो विकसित हुआ मगध में, वहाँ की भाषा के साथ साथ वो जिस जिस क्षेत्र की जो बोलियाँ थी उन बोलियों में भी वो जैसा का वैसा जाता रहा और उस भाषा को भी आत्मसात करते हुए, अपनी भाषा के शब्दों को उसके साथ देते हुए और तथागत की शिक्षा से जुड़े हुए जो शब्द थे उन शब्दों को उनके साथ जोड़ते हुए उन शब्दों को भी समृद्ध किए और ये लोक भाषा सब तरफ उन्होंने प्रचारित किए। आप देखिए कि यदि हम इसका एक बहुत बेहतर रूप कि तथागत ने कैसे ये लोक भाषा को लोगों के बीच में पहुंचाए और बेहतर शिक्षाओं के साथ पहुंचाए। आप देखिए सम्राट अशोका के शिलालेख, उन शिलालेखों पर उस वक्त की भाषा में ही बुद्ध वचन लिखे गए, उस वक्त की भाषा में ही राजा के आदेश लिखे गए, उस वक्त की भाषा में ही तथागत ने जो लोगों को इलाज के लिए, उनके उपचार के लिए जो चीज़ें समझाई वो उन्होंने इलाज पूरा का पूरा शिलालेखों पर अंकित करके रखा है। तो इस तरह से उन्होंने लोक भाषा का ये जो स्थान है, ये स्थान राजभाषा के रूप में स्थापित होता हुआ हमने सम्राट अशोका के काल में देखा है। तो इस तरह तथागत बुद्ध ने जिस भाषा को अपने धम्म के प्रचार की भाषा बनाए, उसी भाषा को सम्राट अशोका ने राजभाषा का दर्जा दे दिया। आप देखिए कि वही जब लिपिबद्ध हुए, मतलब तथागत बुद्ध के वचन जब वो लिपिबद्ध हुए तो त्रिपिटक में वो मिले। अब त्रिपिटक में देखिए कि कितना विशाल साहित्य है, जिसको हम देख सकते हैं कि विनय पिटक के जैसे 3 भाग, जिसमें सुत्त विभंग है, खंदक है। सुत्त पिटक के भी हमें 5 भाग दिखाई देते हैं जिनको हम निकाय कहते हैं, यानी कि जैसे दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। हम थोड़ा सा आगे देखें कि खुद्दक निकाय में लगभग 15 ग्रंथ हैं और इन 15 ग्रंथों में खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, इति उत्तक
सुत्तनिपात, विमानवत्थु, पेतवत्थु, थेर गाथा, थेरी गाथा, जातक, निर्देश, पटि संहिता, इसका जो मग्ग है वो अपदान, बुद्धवंश और चर्या पीटक, ऐसे ये 15 ग्रंथ। अभिधम्म पिटक को अगर देखें तो उसके स्वतंत्र 7 भाग हैं, 7 खंड है। और देखिए उसमें धम्म संगिनी, विभंग, कथावत्थु, पुग्गल पंजत्ति, धातु कथा, यमक और पट्ठान। अब ये त्रिपिटक का ये जो पूरा साहित्य है, इसमें बुद्ध घोष और धम्मपाद की जो अट्ट कथाएं हम लोग देखते हैं, ये भी सब उसी लोक भाषा में। इस पर जो अनुटिकाएं रची गई वो भी हमें मिलती है। उसके बाद अनुपिटक साहित्य नाम से ये पूरी की पूरी जो अनुटिकाएं और टिकाएं जो है वो दोनों इसमें मिल जाती है। अब देखिए कि बुद्धप्पी जो है इनका पज्जमधु, सिद्धत्त का सार संग्रहो, धम्मकित्ती महासमी का सद्धम्म संग्रहो, आर्यवंश के मणिसार मंजूसा और मणिदीप, सद्धम्मपाल सीरी का नेत्ति भावानी, और ऐसा अमरकोश की शैली पर मोगलायन रचित जो अभिधानप दीपिका जो है, ये भी शब्दकोश उस समय में का हमें मिलता है। और ये एक ब्रह्मदेशी भिक्खु है, उनके द्वारा रचित एकाक्षर कोश जो कि कोश साहित्य, ये इसके शब्दकोश मिलते हैं। ये सब मिलकर देखिए कि तथागत बुद्ध ने किस तरह लोक भाषा को एक समृद्ध भाषा के रूप में, मतलब उसको राजभाषा भी बनाए और उसको लोक भाषा तो थी ही, उसे लिपिबद्ध करके उसे एक साहित्य की भाषा का दर्जा तथागत बुद्ध ने प्रदान किया। यानी लोक भाषा के प्रति, लोक के प्रति, लोक भावना के प्रति तथागत बुद्ध का ये जो प्रेम है, ये प्रेम इसमें से उमड़ पड़ता है। और आप देखिए कि ये भाषा आज सिर्फ भारत में नहीं, मतलब पाली साहित्य जो है भारत के तो सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ा लिखा समझा जाता है, लेकिन भारत के बाहर, चाहे ब्रह्मदेश देखें, श्रीलंका देखें या म्यांमार देखें, इन सारे देशों में पाली भाषा को पढ़ाया भी जाता है। और आज तक श्रीलंका में तो पाली भाषा में नए साहित्य का निर्माण भी हो रहा है। तो देखिए कि मगध की मागधी जो बनी पाली और फिर पाली बनकर वो आज पूरे विश्व में लोगों के समझ की, बोलचाल की, उनके ज़ुबान पर आने वाली और अपनी ज़ुबान से उन शब्दों को खिलाने वाली, और जहाँ जहाँ भी बुद्ध पूजा होती है, बुद्ध वचन कहे जाते हैं, वहाँ वहाँ ये भाषा बोली जाती है, सुनी जाती है, समझी जाती है। और इसके वो वहाँ की जो स्थानीय भाषाएं हैं उनमें अनुवाद भी लिखे, समझे और सुने जाते हैं। तो देखिए कि लोक भाषा के प्रति तथागत बुद्ध का ये जो प्रेम है, ये और लोक भाषा की समृद्धता है, हम ये मान सकते हैं कि बौद्ध साहित्य ने या फिर तथागत बुद्ध की शिक्षा ने यहाँ की लोक भाषा को ऐसे इस तरह पूरी दुनिया में फैलाया है। तो यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, तब एक नए विषय के साथ इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।